वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, आगरा और गोरखपुर के बाद अब लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बरेली में। तारीख 17 दिसंबर, दिन शुक्रवार और समय दोपहर के 2 बजे। मुलाकात कहाँ होगी? अग्रसेन पार्क, रामपुर गार्डन, बरेली में। आपका इंतजार रहेगा। मिलने मिलाने की बात खत्म, अब चलते हैं अपने शो की तरफ। पिछले कुछ समय से तुर्की में 3 चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वित्तीय अधिकारियों के इस्तीफे, राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन की जिद और तुर्की की मुद्रा का पतन। नतीजा, रोटी की दुकानों के बाहर लगी लंबी कतारें, सूखे पेट्रोल पंप, बंजर पड़े खेत और तुर्की का गौरवशाली इतिहास लौटाने का वादा करने वाले सुप्रीम लीडर अर्दोआन के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट, उनके ही गढ़ में। आज जानेंगे तुर्की के आर्थिक संकट की पूरी कहानी क्या है, क्या अर्दोआन की कुर्सी खिसकने वाली है और इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है। साथ में बताएंगे आज के दिन विदेशी मीडिया में क्या खास छपा है। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। पहले कुछ बयान सुन लीजिए। हम दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन देश चलाने वाले महाशय को लगता है कि देश में अच्छे दिन चल रहे हैं। दूसरा बयान, हम अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में असक्षम हैं। हमारे सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है। बयान नंबर 3, सरकार को अब कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। उन्होंने अपना खजाना भरने के लिए हमारी जेब खाली करना सीख लिया है। इसी वजह से हम सड़क पर हैं। हम और नहीं सह सकते। ये पंक्तियां महज बयान भर नहीं है, बल्कि तुर्की की आम जनता के दिल की भावनाएं हैं। 12 दिसंबर को तुर्की के इस्तांबुल में 5000 से अधिक लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वे महंगाई में बढ़ोतरी और लीरा का दाम घटने से नाराज चल रहे थे। लीरा तुर्की की आधिकारिक मुद्रा का नाम है। पिछले 1 साल में लीरा का मूल्य आधा हो चुका है। हालांकि अभी पतन रुका नहीं है। जानकारों की माने तो हालात अभी और बदतर होने वाले हैं। इस साल महंगाई की दर 21% तक पहुंच चुकी है। मुद्रा का दाम घटने और महंगाई बढ़ने से लोगों पर दो तरफा मार पड़ रही है। उनके खरीदने की क्षमता कम हो चुकी है। प्रदर्शनकारी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। ब्लैक सी के मुहाने पर बसा राइज राष्ट्रपति अर्दोआन का होम टाउन है। राइज उन्हें अपना बेटा मानता है। आर्थिक संकट के बाद ये रिश्ता दरकने लगा है। राइज में भी लोग अर्दोआन के खिलाफ हो गए हैं। वे उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। शहर की इनकम का बड़ा हिस्सा चाय की खेती से आता है। खाद और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अर्दोआन पिछले 2 दशकों से तुर्की की सत्ता में है। वो साल 2003 से 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 2014 से वो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। साल 2016 में सेना के एक धड़े ने तख्ता पलट की साजिश रची थी। उस समय वो छुट्टी मनाने राजधानी से बाहर गए हुए थे। अर्दोआन ने मोबाइल से वीडियो बनाकर विरोध की अपील की। इसके बाद आम जनता ने मोर्चा संभाला। जब तक वो वापस राजधानी पहुंचे, साजिश नाकाम की जा चुकी थी। अर्दोआन के लिए जान जोखिम में डालने वाले मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग थे। यही वर्ग उनकी कुर्सी का आधार भी रहा है। हालांकि जिस तरह से आर्थिक मोर्चे पर लगातार विफलता मिल रही है, अर्दोआन सपोर्ट खोते जा रहे हैं। तुर्की में 2023 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक 90 लाख नए वोटर्स जुड़ जाएंगे। ये वोटर तुर्की की नई पीढ़ी है। उनके अंदर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है। 2016 के विफल तख्तापलट के बाद अर्दोआन निरंकुश हुए हैं। वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए कुख्यात हो चुके हैं। सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों को भी उनकी सरकार बुरी तरह कुचलती है। लेकिन युवा पीढ़ी ने विरोध के नए रास्ते तलाश लिए हैं। टिकटॉक, सोशल मीडिया, यूट्यूब के जरिए वे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तुर्की में 5 में से 1 युवा बेरोजगार है। अगर अर्दोआन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो अगला चुनाव काफी मुश्किल होने वाला है। अब आपको बताते हैं कि इस संकट का कारण क्या है। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, सरकार की नजरअंदाजी। 2008 में तुर्की सरकार विदेशी निवेश लाने में कामयाब रही। उसने बुनियादी चीजों का उत्पादन बढ़ाने की बजाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर ध्यान दिया। इससे हुआ ये कि तुर्की बुनियादी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हो गया। इसके चलते तुर्की की इकोनॉमी लीरा के मूल्य से नत्थी हो गई है। जैसे जैसे लीरा का मूल्य घटता है, चीजों के दाम ऊपर जाने लगते हैं।
दूसरी वजह है राष्ट्रपति की जिद। अर्दोआन अपनी मर्जी से सरकार चलाते हैं। उनका कहना है हम एक्सपर्ट हैं, हमको सब पता है। इसी अहंकार में वो पिछले 2 साल में सेंट्रल बैंक के 3 गवर्नर्स को बर्खास्त कर चुके हैं। पिछले ही हफ्ते उन्होंने वित्त मंत्री बदला है। उनकी सरकार में वही लोग कुर्सी पर बचे जिन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिलाया। इसका नतीजा ये हुआ कि आर्थिक मोर्चे पर अर्दोआन ही सब कुछ है। जानकारों का मानना है कि जब महंगाई की दर ऊपर जाती है तब केंद्रीय बैंक ब्याज की दर बढ़ा देते हैं ताकि लोग कम पैसा निकालें। इससे महंगाई की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अर्दोआन यहाँ पर उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं कि ब्याज सभी बुराइयों की जड़ है, इसलिए उन्होंने दबाव डालकर ब्याज दर घटा दिया। तुर्की के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा उसे और उसके आसपास के लोगों को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। अर्दोआन किसी और दुनिया में सफर कर रहे हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उनके आसपास क्या घट रहा है। तुर्की अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस संकट काल में देश की कमान ऐसे आत्ममुग्ध शख्स के हाथों में है जिसे लगता है कि वो एक चुटकी में सब ठीक कर सकता है। वो खुद को सबसे बड़ा जानकार मानता है, ये जानते हुए कि उसी का घमंड देश को गर्त में ले जा रहा है। अब बात ये कि आगे का रास्ता क्या है। रास्ता यही है कि किसी जानकार के हाथों में आर्थिक मोर्चे की कमान सौंपी जाए। राष्ट्रपति को विशेषज्ञता पर भरोसा करने की बहुत जरूरत है। अपने अहंकार को दरकिनार करके जानकारों का कहना है कि पहली बार तुर्की इकोनॉमिक थियरीज के विपरीत चल रहा है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि आगे क्या होने वाला है। अगर अब भी नहीं संभले तो क्या होगा? नहीं संभले तो रोटी की दुकानों के आगे लगने वाली कतारें लंबी होती जाएंगी, खेतों का बंजरपन बढ़ता जाएगा, फिर लोगों को भूख और विद्रोह में से एक विकल्प चुनना होगा। शायद उस दिन अर्दोआन को अपनी गलती का एहसास हो, तब तक बहुत देर ना हो जाए। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं विदेशी मीडिया में छपी सुर्खियों की तरफ। आज के दिन की बड़ी सुर्खी अफगानिस्तान से जुड़ी है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों को अफगानिस्तान से बाहर जाना पड़ा। इसके लिए एयरलिफ्ट कैंपेन चलाया गया। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से अधिक लोग मारे गए। अमेरिका ने 3 दिन बाद इस हमले का बदला लेने का दावा किया। अमेरिका ने कहा कि उसने ड्रोन हमले में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को मारा है, लेकिन असलियत ठीक उलट थी। ड्रोन हमले में 10 बेगुनाह नागरिक मारे गए थे, इनमें से 7 बच्चे भी थे। इल्जाम लगा तो अमेरिका ने कहा कि गलती हो गई, हमने जानबूझकर नहीं किया। फिर लंबे समय तक मांग चली कि अमेरिकी सरकार दोषियों पर कार्रवाई करे। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने दोषी सैनिकों और अधिकारियों को पाक साफ करने का फैसला किया है। पेंटागन ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि इस गलती के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इस खबर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी लगाई है, नो यूएस ट्रूप्स विल बी पनिश्ड फॉर डेडली काबुल स्ट्राइक, पेंटागन चीफ डिसाइड्स। पेंटागन चीफ का फैसला, काबुल ड्रोन स्ट्राइक के लिए किसी को सजा नहीं दी जाएगी। अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल आदि ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कनाडा के अखबारों में मूल निवासियों के बच्चों के साथ हुए अत्याचार की रिपोर्ट चर्चा में है। 19वीं और 20वीं सदी में कनाडा में चर्च मिशनरी स्कूल चलाता था। इन्हें सरकार की तरफ से फंडिंग और सपोर्ट मिलता था। इन स्कूलों का मूल मकसद बच्चों को कथित तौर पर सभ्य बनाना था, उन्हें अंग्रेजी रहन सहन के हिसाब से ढालना था। इसके लिए बच्चों को जबरदस्ती उनके माँ बाप से छीना गया। स्कूलों में उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। जिन बच्चों की मौत हो गई उन्हें अनजान कब्रों में दफना दिया गया। आज भी कनाडा में ऐसी कब्रें मिलती रहती हैं। हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में कनाडा के मिशनरी स्कूलों के बारे में विस्तार से बताया था। आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बताते हैं कि इस मामले में नया क्या है। खबर है कि कनाडा सरकार ने पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों के लिए फंड बनाया है। इसके तहत पीड़ितों को लगभग 3 लाख करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। कनाडा से एक और खबर सुर्खियों में है। कनाडा की सेना में 2015 से अब तक 500 से अधिक यौन शोषण के मामले आए हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि इस घटना ने अनगिनत जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया है। ये घटना मिलिट्री, मंत्रालय और सरकार को हमेशा सालती रहेगी। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की एक फीचर स्टोरी बरबस अपनी तरफ ध्यान खींचती है। स्टोरी का टाइटल है चाइना's ट्रोल किंग, हाउ अ टेबलॉइड एडिटर बिकेम द फेस ऑफ चाइनीज नेशनलिज्म। मतलब
चीन का ट्रोल किंग, कैसे एक अखबार का संपादक चीनी राष्ट्रवाद का चेहरा बन गया। इसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन की कहानी सुनाई गई है। हु शिजिन को चीनी प्रोपेगेंडा का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो टाइम मैगजीन से ली गई है। टाइम ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। इस साल ये उपाधि टेस्ला के को फाउंडर एलन मस्क को मिली है। टाइम ने लिखा, दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास अपना घर नहीं है। हालिया समय में उन्होंने अपनी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी है। वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजते हैं और सूरज से नजरें मिलाते हैं। वो अपनी क्रिएट की हुई कार चलाते हैं जिसे पेट्रोल और ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। उनकी उंगली के एक इशारे पे स्टॉक मार्केट गिरता और उठता है। उनके भक्त उनकी हर अदा के दीवाने हैं। एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने को लेकर आलोचना भी शुरू हो गई है। कई लोगों ने लिखा है कि ये अब तक का सबसे भद्दा चुनाव है। एलन मस्क कोरोना, टैक्स और लेबर यूनियन को लेकर विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। टाइम ने सिमोन बाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। इसके अलावा वैक्सीन साइंटिस्ट्स को टाइम ने 2021 का हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब चलते हैं इजराइल। इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने इजराइल में वैक्सीनेशन को लेकर एक जरूरी सवाल पूछा है। हैज इजराइल बिकम द कोविड-19 अनवैक्सीनेटेड नेशन? क्या इजराइल एक अनवैक्सीनेटेड देश बन चुका है? इजराइल उन देशों की लिस्ट में से है जो वैक्सीनेशन में सबसे ऊपर थे। उन्होंने बड़ी तेजी से अपनी अधिकांश आबादी को कोरोना का टीका लगाया था। अब कहा जा रहा है कि वैक्सीन का प्रभाव खत्म होने की आशंका बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों को टीका लिए हुए 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है। इसके अलावा 14% से भी कम बच्चों को वैक्सीन लग पाई है। इसी बीच खबर आई कि इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। बेनेट यूएई की आधिकारिक यात्रा से वापस लौट रहे थे। इजराइल के बाद अफ्रीका की बारी। सीएनएन ने घाना के एक फैसले की खबर छापी है। इसकी सुर्खी है, घाना एयरपोर्ट विल फाइन एयरलाइंस इफ दे ब्रिंग अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स टू द कंट्री। घाना के एक एयरपोर्ट ने अनवैक्सीनेटेड लोगों को लाने के लिए एयरलाइंस पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। अगर कोई विदेशी यात्री वैक्सीन लगवाए बिना घाना में घुसा तो उसे लाने वाली एयरलाइंस पर 2.5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा allafrica.com में जेल भेजे गए पत्रकारों से जुड़ी रिपोर्ट्स चर्चा में हैं। वेबसाइट ने कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के हवाले से अफ्रीकी देशों की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की है। 2021 में पूरी दुनिया में अभी तक 293 पत्रकारों को जेल भेजा गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 2020 में 274 पत्रकारों को जेल भेजा गया था। सब सहारन अफ्रीका में कुल 45 पत्रकारों को जेल में बंद किया गया। इथियोपिया में ये संख्या 9 है। इथियोपिया पिछले 1 साल से सिविल वॉर का सामना कर रहा है। ऐसे में यह आंकड़ा डराने वाला है। जाते जाते मिलने मिलाने की बात। 17 से 19 दिसंबर होने वाला है कुछ खास। साहित्य, कला, पत्रकारिता, राजनीति, खेल, उद्योग आदि जगत के बड़े नाम आएंगे एक साथ और होंगे रूबरू उन लोगों से जिनसे मिलकर बनता है हिंदुस्तान। देश के प्रख्यात कलाकारों द्वारा हर शाम सांस्कृतिक प्रस्तुति। तो स्वागत है आपका सोशो कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक में। ये होगा कहाँ? इंदौर के यशवंत क्लब में। मिलना जुलना बना रहे, आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।